हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट की क्लास। आज का टॉपिक है समाजवाद के लिए समर्थन। और इस वीडियो में अंत तक आपको यह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 टॉपिक तैयार किया है, ये चौथा है। यूरोप में समाजवाद का ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पॉइंट वाइज पढ़ाई करेंगे और उसके अनुसार ही मैं अपने सरल शब्दों में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो समाजवाद के विचार धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। अब सवाल ये होता है कि समाजवाद के लिए समर्थन कैसे किया, लोगों ने समाजवाद का समर्थन कैसे किया। फर्स्ट है हमारा कि द्वितीय इंटरनेशनल। वैसे तो इस बुक में नहीं लिया हुआ है, लेकिन मैंने ये सर्च करके बता रही हूँ। 1889 में समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था बनाई। इसका उद्देश्य यह था कि अलग अलग देशों के मजदूर और समाजवादी नेता मिलकर मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। जैसे अलग अलग स्कूलों के बच्चे मिलकर किसी समस्या के लिए एक संगठन बनाते हैं, बस उसी तरह ये संगठन बना था द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था। उसके बाद इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर अपने जीवन के कार्य स्थितियों तथा अपने रहने की स्थितियों को सुधार लाने के लिए एक संगठन बनाया। तो जर्मनी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुत मजबूत समाजवादी पार्टी बनाई। यह क्या करती थी, यह चुनाव लड़ती थी और संसद में जाकर मजदूरों के हित में कानून बनाने की कोशिश करती थी। फिर आता है हमारा 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों मतलब कि मजदूरों के संगठन को ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों बोलते हैं, ने लेबर पार्टी बनाई एक। ब्रिटेन में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लेबर पार्टी बना। इसका उद्देश्य था मजदूरों की आवाज संसद तक पहुंचे। सोशलिस्ट पार्टी। अब ये सोशलिस्ट पार्टी क्या है, तो फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों से भी सोशलिस्ट पार्टियां बनी जो समाजवादी विचारों का प्रचार करती थी और चुनाव में भाग लेती थी। अब एनसीईआरटी का ये जो लाइन है, यहां से लेके यहां तक एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। लेकिन इतनी सारी पार्टी बनी, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी कमजोर थे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे चुनाव तो लड़ते थे, उनके कई नेता संसद में भी जीत कर पहुंचते थे, लेकिन उनके पास इतनी सीटें नहीं थी कि वे अकेले सरकार बना सके। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा में 100 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 30 सीटें जीती, उदारवादी पार्टी 40 सीटें जीती और रूढ़िवादी पार्टी 30 सीटें जीती। तो अब सरकार कौन बनेगा? ऑब्वियसली उदारवादी बनेगा, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सीट है। लेकिन समाजवादी क्या करेंगे? अगर वो सरकार उदारवादी बनेगा तो समाजवादी क्या करेंगे? तो वो संसद में बैठ के मजदूरों के पक्ष में बोलेंगे, कानून पे बहस करेंगे, अच्छे कानून बनाने में योगदान देंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं क्या, और यहाँ तक मैंने बताया आपको, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जीते जरूर, संसद में भी गए, लेकिन सरकार नहीं बनी उनकी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि 1914 तक समाजवादी दल संसद में अच्छी संख्या में पहुंचे, मजदूरों के हित में कानून बनाने में सफल भी रहे, लेकिन बहुमत ना होने के कारण वे सरकार नहीं बन सके। उस समय अधिकांश देशों में, मतलब उस समय यूरोप में अधिकांश देशों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल दलों का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादिया, उदारवादिया और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। तो आई
होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आपको समझ में आया होगा। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।